बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले एम डटी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे हार्ट का सलाम। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले सेशन में हमने जो इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन है सीमेंट हाइड्रेशन के ऊपर इनको डिस्कस किया था। अगर जो हार्ट वेदर हार्ट हाई टेम्परेचर हो, इसमें मैंने क्या करना चाहिए लो टेम्परेचर पे, और जो ह्यूमिडिटी है इनके ऊपर, इनका हाइड्रेशन के ऊपर कितना इम्पेक्ट है। और इनके साथ साथ जो इनकी ऐसे समझ लो वाटर सीमेंट रेशो हो गया, या जो इनकी सीमेंट की ऐसे समझ लो इनकी केमिकल कंपोजिशन होगी, या जो इनकी क्यूरिंग एनवायरनमेंट है कि किस एनवायरनमेंट में, या दूसरे जो सोलर रेडिएशन वगैरह है, या जो विंड की स्पीड है, इनका इनके ऊपर कितना इम्पेक्ट है सीमेंट हाइड्रेशन के ऊपर। अगर हमने इम्प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल नहीं किया तो इसमें जो फील्ड के अंदर इसमें कौन कौन से इश्यूज वगैरह आ सकते हैं, कंक्रीट के अंदर कौन से इश्यूज आ सकते हैं, इसको डिस्कस किया। अच्छा, आज का जो हमारा मेन डिस्कशन है वो ये है कि जो सीमेंट है, सीमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका इनके ऊपर इम्पेक्ट आता है कंक्रीट में। आज हम उसी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर करने से पहले, अगर आप नए हैं या सिविल इंजीनियर हैं, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाला वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है DCI कमेटी 225 की कंटिन्यूएशन है। जो मेन इनका डिस्क्रिप्शन था, गाइड टू द सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। अच्छा, जिसमें जो चैप्टर 7 है उनका टाइटल है इन्फ्लुएंस ऑफ सीमेंट ऑन कंक्रीट प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमें ये भी मालूम है कि जो कंक्रीट है वो एक आर्टिफिशियल मटेरियल है, जिसमें तीन बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल। जो पहले नंबर पे सीमेंट है, फिर सैंड है, और तीसरा जो है वो एग्रीगेट है। अच्छा, आज के सेशन में हम जो सीमेंट है इनका कंक्रीट के ऊपर क्या इम्पेक्ट है उसी को थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है कंक्रीट में। इसमें जो मोटी बेसिक चीज़ है वो है सबसे पहले वर्केबिलिटी है। अच्छा, जो दूसरे नंबर पर है इनका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है, तीसरे नंबर पे इनकी ड्यूरेबिलिटी है, फिर सेटिंग टाइम, और आखिरी जो है इनका हीट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब ये जो 5 चीज़ें हैं, ऐसे समझ लो इसमें इनका बड़ी इन्फ्लुएंस होता है कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़ में। सीमेंट का बड़ा रोल होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो 7.2 है, इसमें की प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट इफेक्टिंग कंक्रीट। अच्छा, इसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, सीमेंट फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं सीमेंट की, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है। अच्छा, इसमें फाइनेसेस हैं। फाइनेसेस ये होते हैं कि जितना भी हमारे पास जो सीमेंट की पार्टिकल होते हैं वो जितना फाइन होगा, ऐसे समझ लो उतना ही इनका जो रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाता है। रिएक्शन जल्दी होगा तो इसके ऊपर कंक्रीट के ऊपर इतना कितना इम्पेक्ट है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फाइनर सीमेंट रिएक्ट फास्टर ड्यू टू हायर सरफेस एरिया, क्योंकि इनका जो कंटेक्ट सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। जितना पार्टिकल आप डिवाइड करोगे ना फाइन पार्टिकल में। अच्छा, इनका इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर हम फाइन पार्टिकल है ज़्यादा, तो इसका जो ऐसे समझ लो कि फास्टर स्ट्रेंथ गेन, स्पेशली अर्ली स्ट्रेंथ, मतलब इसमें जो स्ट्रेंथ गेनिंग का रेट है कंक्रीट के अंदर वो जल्दी हो जाता है जितना ये फाइनर पार्टिकल हो। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है इसमें हाइयर वाटर डिमांड, मतलब जब एक चीज़ के फाइनर होंगे इसका रिएक्शन जल्दी होगा, कंटेक्ट सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो ऐसे समझ लो कि इसमें वाटर डिमांड ज़्यादा होता है। वाटर डिमांड जब ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। जब वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो ऐसे समझ लो कि इनका वर्केबिलिटी के ऊपर बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि वर्केबिलिटी फिर कम हो जाती है जब वाटर वगैरह कम उसमें। जो तीसरी है वो है हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ये है कि इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब रिएक्शन जल्दी होगा या जल्दी हो जाता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, कंटेक्ट टू सरफेस सीमेंट पार्टिकल का आपस में ज़्यादा होता है, तो ऐसे समझ लो उसकी रिएक्शन जल्दी हो जाता है तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। तो इसमें ये ऐसे समझ लो एक प्रोबेबिलिटी होता है, इसमें अगर मास कंक्रीट है तो इसमें ये क्रैकिंग का इशूज़ भी आ सकते हैं कंक्रीट में। अच्छा, जो दूसरी इनकी प्रॉपर्टीज़ वो है केमिकल कंपोजिशन। ऐसा हमने पहले भी डिस्कस की थी कि इसमें तकरीबन जो 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, उनका बड़ा रोल है। जो इसमें सबसे पहले वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो कि अर्ली स्ट्रेंथ में इनका बड़ा रोल होता है। जिस सीमेंट में इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है अमाउंट, तो वो ऐसे समझ लो उसमें जल्दी स्ट्रेंथ वगैरह आ जाता है।
दूसरे नंबर पे है C2S है, वो डाइकैल्शियम सिलिकेट है, जो कि हम ऐसे समझ लो लेटर स्टेन्स या लॉन्ग टर्म स्टेन्स वगैरह डेवलपमेंट में इनका बड़ा रोल होता है, जिसमें ये अमाउंट ज़्यादा होते हैं तो ऐसे समझ लो लॉन्ग टर्म उसमें स्टेन डेवलपमेंट आ जाती है। जो तीसरा में है वो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो बेसिकली सेटिंग टाइम और जो सल्फेट रेजिस्टेंस वगैरह है उसका उसमें बड़ा इनका इम्पेक्ट होता है जिसमें एल्यूमिनेट का। और जो आखिरी वाला है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, जो कि ऐसे समझ लो स्ट्रेंथ पे इनका कोई ऐसा रोल नहीं है, जिसमें मेन जो इनकी सीमेंट का कलर है उसी के ऊपर इनका बड़ा फोकस होता है। अच्छा, आमतौर पर जो हम सीमेंट वगैरह की सिलेक्शन करते हैं इसमें तो जो मेन चीज़ें हम कंसिडर कर लेते हैं जहन में, उसमें एनवायरमेंटल एक्सपोजर होता है कि जहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है वहाँ पे जो इनकी ग्राउंड कंडीशन है वो कहाँ है, मतलब जो कंक्रीट हम कर रहे हैं इनका कंटेक्ट किसके साथ होगा, तो उसी के ऊपर बड़ा डिपेंड कर लेते हैं। और दूसरा जो है इनमें जो ड्यूरेबिलिटी वगैरह है कि वहाँ पे कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, उसी के हिसाब से हम इनका स्ट्रेंथ वगैरह या कंक्रीट वगैरह या सीमेंट वगैरह डिसाइड कर लेते हैं। और दूसरा इनका जो स्ट्रेंथ है, जो कि मेन ऐसे समझ लो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का बड़ा अहम कोर कंपोनेंट है, उसी को हम मद्देनजर रखते हैं। अच्छा, जो तीसरा है उसमें सीमेंट टाइप है, हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो ऐसे समझ लो एनवायरनमेंट या जो सिचुएशन है स्ट्रक्चर जहाँ पे हमने बिल्डिंग बनानी है, उसी की एनवायरनमेंट को हम देखते हुए उसी हिसाब से हम सीमेंट को हम यूज़ कर लेते हैं। आमतौर पर ओपीसी, जो कि हम ऐसे समझ लो जिसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आउट ऑफ द बॉक्स कोई बाउंड्री वगैरह नहीं होती, वहाँ पे हम ओपीसी यूज़ करते हैं, जिसको हम नॉर्मली टाइप 1 भी कहते हैं, जनरल पर्पज। सिमिलरली जो टाइप 2 है, जहाँ पे अगर हम सल्फेट लीजिए मड्रिड सल्फेट है, ज़्यादा नहीं है, टाइप 2 यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम हाई अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए हम पे टाइप 3 यूज़ करते हैं। अगर लो हीट ऑफ हाइड्रेशन हो, जहाँ पे मास कंक्रीटिंग हो, इसमें टाइप 4 यूज़ करते हैं। और इसके साथ अगर हाई रेजिस्टेंस हो, कोस्टल एरिया में हमने बिल्डिंग बनानी है, तो इसमें हम टाइप 5 यूज़ करते हैं। अच्छा, इनका इन्फ्लुएंस क्या है, मतलब जो इन्फ्लुएंस है जैसे कि जो इसमें कौन कौन से ऐसे समझ लो कंक्रीट के अंदर इनका इम्पेक्ट आता है कि जो रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इसको डिफाइन कर लेता है। अगर हमने लोस्ट लॉन्गर टर्म स्ट्रेंथ डेवलपमेंट वाला सीमेंट यूज़ करना है या अर्ली स्टेज यूज़ करना है, तो जो रेट है, रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट बेसिकली ये उसी के ऊपर इनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। और दूसरा जो है हीट जनरेशन एंड सेटिंग करेक्टरिस्टिक वगैरह, कि कुछ जगह पे हमें जो है हीट जो है लो हीट सीमेंट चाहिए तो वहाँ पे हम लो सीमेंट हीट सीमेंट यूज़ करते हैं, या जहाँ पे सेटिंग वगैरह हमें जल्दी चाहिए, कुछ जगह पे हमें डिले सेटिंग चाहिए। ओके, तो ये इनके ऊपर भी बड़ा इम्पेक्ट है। और आखिर जो है ड्यूरेबिलिटी अगेंस्ट केमिकल, जिसमें ड्यूरेबिलिटी को भी कह सकते हैं या सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट को कह सकते हैं। अच्छा, इसमें जो चौथा है सीमेंट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को बेसिकली हमने पहले भी डिटेल से डिस्कस किया था कि ये बेसिकली सीमेंट और जो वाटर का रिएक्शन है उसी को हम हाइड्रेशन कहते हैं। अच्छा, इसमें जो ऐसे समझ लो कंक्रीट के अंदर इसमें जो की प्रोमिनेंट इसका प्रॉपर्टीज या इफेक्ट है वो है अर्ली एंड लेटर स्ट्रेंथ, जो दूसरा है श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, जो तीसरे नंबर पे सेटिंग टाइम, और आखिर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह है, इनके ऊपर इनका बड़ा इम्पैक्ट होता है सीमेंट हाइड्रेशन का। अच्छा, पाँचवें नंबर पे सीमेंट एज है, हमने पहले भी बड़ी डिटेल से इसके ऊपर डिस्कशन की है। जो ऐसे समझ लो इसका एक मखसूस चैप्टर भी हमने डिस्कस किया था कि जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है। अगर हमारे पास कुछ लॉन्ग टर्म हमने स्टोरेज की है, तो ऐसे समझ लो इसके अंदर कुछ हो सकता है कंटेमिनेशन होगा, या इसमें जो स्टोन टैप के या इसमें कोई मास्टर वगैरह लगा हो, तो इसमें ऐसे समझ लो क्लम्पिंग वगैरह बन जाती है इसमें, या कोई रिएक्टिविटी वगैरह कुछ रिएक्शन हो जाते हैं ऑलरेडी वक्त, तो इसमें स्ट्रेंथ वगैरह इसमें कम हो जाता है। तो असल तरीका है कि आप फ्रेश जो है विद इन 3 मंथ जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट से विद इन 3 मंथ आप इसको सीमेंट को आप ज़रूर अपने यूज़ करना है साइट के ऊपर। अच्छा, 7.3 क्या है, इन्फ्लुएंस ऑन कंक्रीट प्रॉपर्टीज। कंक्रीट प्रॉपर्टीज जो जैसे मैंने स्टार्ट में भी बोला था कि जो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है कंक्रीट की वर्केबिलिटी है, कि हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशन बेसिस पे अगर मैं देखूँ, जिसमें C3A अगर हाई हाई है, तो जो इसमें ऐसे समझ लो इसमें जो स्टिफनिंग है या जो सेटिंग टाइम है वो जल्दी हो जाता है। जब ये जल्दी हो जाता है, सख्तपन आ जाता है, तो इसमें जो डायरेक्ट इनका इम्पैक्ट आ जाता है, फ्लम के ऊपर आ जाता है, फ्लम जो है वो रिड्यूस होगा। सिमिलरली अगर जो फाइनर सीमेंट है, फाइनर इसकी बात कर ले,
फाइनर सीमेंट होगा तो वाटर डिमांड ज़्यादा होगा, जब वाटर डिमांड ज़्यादा होंगे तो वर्केबिलिटी कम होगी। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है कि जो हम एडमिक्सचर वगैरह आमतौर पर जो हमारे पास वर्केबिलिटी कम हो जाती है, इसमें हम बढ़ाने के लिए इसमें हम एडमिक्सचर वगैरह यूज़ करते हैं। अच्छा, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो सेटिंग टाइम का है कि हमारे पास C3A जो है वो हाई क्वांटिटी में है इसमें, जिसमें इनिशियल सेटिंग टाइम है वो जल्दी हो जाता है। अच्छा, इसको रोकने के लिए हम आमतौर पर क्या करते हैं ताकि सेटिंग टाइम थोड़ा डिले हो, इसमें हम जिप्सम वगैरह डाल देते हैं। अच्छा, जो तीसरे नंबर पे टाइप 4 सीमेंट है, लो हीट सीमेंट वगैरह ऐसे समझ कह सकते हैं कि जहाँ पे जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है वो थोड़ा लॉन्गर टर्म में होता है और मासिंग कंक्रीटिंग में होता है, इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह भी कम होता है। जो तीसरी है वो है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, कि अगर हमने अर्ली एज स्ट्रेंथ बेसिकली अगर हमने अचीव करना है तो जो इनका मेन कंट्रोल फैक्टर है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, तो वो इसी से हम कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली अगर लेटर एज स्ट्रेंथ वगैरह हमने अचीव करना है या वही ऑब्जेक्टिव है तो जो हमारे पास डाया कैल्शियम सिलिकेट है बेसिकली लॉन्गर स्ट्रेंथ के लिए है। सिमिलरली जो टाइप 3 सीमेंट है, हाई हमें जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, हाई अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हम टाइप 3 यूज़ करते हैं। जो टाइप 4 सीमेंट है वो लो स्लोअर स्ट्रेंथ गेन बट रिड्यूस थर्मल क्रैकिंग, यहाँ पे अगर हमने लो हीट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए या मास कंक्रीटिंग को थर्मल क्रैकिंग को हमने रिड्यूस करना है तो बेसिकली टाइप 4। अच्छा, इसमें जो 4 नंबर पे है इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन है, इनका भी बड़ा इम्पोर्टेंस है कि अगर हमने जहाँ पे मास कंक्रीटिंग हो वहाँ पे अगर हमने थर्मल क्रैकिंग वगैरह को हमें अवॉइड करना है तो हम ऐसे समझ लो कि लो हीट ऑफ हाइड्रेशन वाला सीमेंट वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली हाईयर जो हमारे पास होता है C3 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो इनकी जो हाईयर हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह ज़्यादा होगा। सिमिलरली जो लो हीट सीमेंट है जिसमें टाइप 4 भी कह सकते हैं, जिसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह कम होती है। तो जो पाँचवें नंबर पे है इसमें ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट है। ड्यूरेबिलिटी में सबसे पहले जो सल्फेट रेजिस्टेंस है, टाइप 5 है, हमने डिस्कस किया था कि वो बिल्कुल रिकमेंडेड है जहाँ पे जो एग्रेसिव सल्फेट एनवायरनमेंट है, जिसमें आप कोस्टल एरिया भी कह सकते हो, वहाँ पे हम सल्फेट रेजिस्टेंट या टाइप 5 यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो अल्कली सिलिका रिएक्शन है सीमेंट, जिसमें ऐसे समझ लो जो इसके अंदर कुछ ऑक्साइड होते हैं, अगर इसमें कुछ रिएक्टिव एग्रीगेट वगैरह आ गए तो जो इनके रिएक्शन वगैरह हो जाता है तो इसमें वॉल्यूम वगैरह की एक्सपेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, जो तीसरी है कोरोजन रेजिस्टेंट, ये जो सीमेंट कंपोजिशन है उनका इनडायरेक्टली ऐसे समझ लो रिबार के ऊपर बड़ा इनका समझ एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव कवर वगैरह क्रिएट कर लेता है। लेकिन जब इनकी आप ड्यूरेबिलिटी की वजह से इनकी जब आप ऐसे समझ लो जो केमिकल एनवायरनमेंट है या जो अल्कलिनी स्थिति से आप एसिडिटी की तरफ ले जाओगे तो जो ऑटोमेटिकली उनका जो प्रोटेक्टिव कवर है वो रप्चर होगा और इसमें जो ड्यूरेबिलिटी वगैरह इश्यूज वगैरह आ जाते हैं इसमें। अच्छा, जो 7.4 है इसमें प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन है, जिसमें सबसे पहले ऐसा होता है कि मैच सीमेंट टाइप, मतलब जो हम जैसे एनवायरनमेंट होता है उसी हिसाब से हमने सीमेंट वगैरह यूज़ करना है। ऐसा जैसे हमें अगर स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी वगैरह की तो हम उसी हिसाब से सीमेंट को यूज़ करना है। सिमिलरली अगर हमने एनवायरमेंटल एक्सपोजर है, सल्फेट या क्लोराइड है, तो उसी हिसाब से हमने सीमेंट को डिसाइड करना है। सिमिलरली अगर साइज ऑफ स्ट्रक्चर है, मास है या थिन एलिमेंट है, उसी हिसाब से, क्योंकि अगर मास कंक्रीटिंग है तो इसमें लो हीट यूज़ कर लो, अगर थिन है तो इसमें अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो इसमें दूसरी चीज़ है कि कंट्रोल सीमेंट कंटेंट एंड वाटर सीमेंट रेशो, कि हम जो सीमेंट की ऐसे समझ लो कंटेंट या वाटर सीमेंट रेशो को कंट्रोल करते हैं। इसमें हम क्यों कंट्रोल करते हैं इसमें, क्योंकि हमने जो हमें वर्केबिलिटी रिक्वायर्ड है उसी को अचीव करने के लिए बेसिकली ये करते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो मिनिमाइजिंग क्रैकिंग वगैरह, कि हम क्रैकिंग वगैरह सबसे कम हो। और जो तीसरी चीज़ है अचीविंग लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, कि हमें लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी चाहिए, हमें क्रैक नहीं चाहिए कैसे ना कैसी। मासिंग कंक्रीट हम ऐसे हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन वाला सीमेंट यूज़ कर लेते, इसमें माइनर क्रैक आ जाता है। जब क्रैक एक दफ़ा आ गया तो इसमें ऐसे समझ लो कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे समझ लो कि अ, अ, जो सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल है इनकी कंसल्टेशन के ऊपर भी इनका क्या रोल है, कि जो सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल है इसमें फ्लाई ऐश हो गया, स्लेब हो गया, सिलिका फ्यूम हो गया, इनका क्या रोल है। आमतौर पर हम इसको वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करने के लिए, और जो ड्यूरेबिलिटी है इनको एनहांस करने के लिए हम तौर पर यूज़ करते हैं इसमें। अच्छा, ये टेबल है हमारे पास,
कि जो समरी टेबल कह सकते हैं कि जो सीमेंट का इन्फ्लुएंस है कंक्रीट के ऊपर, वो कौन कौन से ही हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले वर्केबिलिटी है, वर्केबिलिटी को अगर हम देखो, जो सीमेंट का इन्फ्लुएंस है जिसका अगर फाइनेंशियल ज़्यादा है तो इसमें वर्क जो वाटर डिमांड होगा वो भी ज़्यादा होगा, तो वर्क की डिमांड ज़्यादा होगी तो इसका स्लम्प वगैरह कम होगा। सिमिलरली जो सेटिंग टाइम की प्रॉपर्टीज़ है, इसमें जो ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट है, जब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो इनिशियल टाइम जो सेटिंग टाइम है वो कम होगा। सिमिलरली जब इसको सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए हम इसमें जिप्सम डाल देते हैं, थोड़ा कि थोड़ा इसका सेटिंग टाइम इंक्रीज हो तो ऑटोमेटिकली इसका सेटिंग टाइम जो है बढ़ जाता है। सिमिलरली जो अर्ली स्ट्रेंथ है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जितना ज़्यादा होगा तो अर्ली स्ट्रेंथ वगैरह में जल्दी आ जाता है। जो लेटर स्ट्रेंथ है इसमें डाया कैल्शियम सिलिकेट है, अगर वो ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ वगैरह इसमें भी ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। सिमिलरली जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा इसमें। अगर टाइप 4 हमने यूज़ कर दिया है जिसमें लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जिसमें ज़ाहिर बात इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा। जो आखिरी वाला है इसमें ड्यूरेबिलिटी का है, जो बेसिकली ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड है, उसमें बेटर सल्फेट रेजिस्टेंस, अगर इसकी अमाउंट जितना भी कम हो, ऐसे समझ लो कि जो सल्फेट रेजिस्टेंस है उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। सिमिलरली जो अल्कली कंटेंट है इसमें पोटाशियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड है वो जितना कम होंगे तो इसमें जो हमारे पास अल्कली सिलिका रिएक्शन वगैरह है, अ, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है या जो चांसेस है वो कम होंगे। अच्छा, ये तो हमारा समरी था और इसके साथ जो है हमारा आज का जो सेशन कंक्लूडेड है। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया। तो जी, आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज चैप्टर 7 था एसीआई कमेटी का, हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें जो हम ऐसे समझ लो जो कंक्रीट की प्रॉपर्टी है वो आमतौर पर जो इनकी सीमेंट की कंपोजिशन हो गया, फाइनेंस हो गई, या जो इनकी टाइप्स है, इनके ऊपर बड़ा इनका इम्पेक्ट होता है, डायरेक्ट इम्पेक्ट ऐसे समझ लो इनके ऊपर होता है। जो सिमिलरली जो इसमें मेजर कंपोनेंट है सीमेंट में, जिसमें सबसे पहले ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, जो ऐसे समझ लो कि अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन में इनका डायरेक्ट रोल है। सिमिलरली जो दूसरे नंबर पे है डाया कैल्शियम सिलिकेट, ऐसे समझ लो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट या लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन इनके ऊपर इम्पेक्ट में। सिमिलरली जो तीसरे नंबर पे है ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट, जो कि सेटिंग टाइम हो गया या इंक्रीज हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया या रिड्यूस सल्फेट रेजिस्टेंस हो गया, और इसमें इनका बड़ा रोल है। जो आखिरी है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड, जिसका स्ट्रेंथ के ऊपर तो इनका इम्पेक्ट नहीं है, जो कि इनके कलर या हीट प्रोटेक्शन वगैरह इनके ऊपर इनका बड़ा रोल होता है। सिमिलरली जो हमारे पास सीमेंट के फाइनेंसेस है, इनका हीट रेट ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर जो फाइनर सीमेंट है इसको में जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट रेट है वो जल्दी हो जाता है या हाई अर्ली स्ट्रेंथ वगैरह। इसके अलावा जो इसमें वाटर डिमांड हो गया, वाटर डिमांड वगैरह बढ़ जाता है, इसमें जो श्रिंकेज या क्रैकिंग वगैरह इनकी पोटेंशियल है, इनके ऊपर इनका कितना इम्पैक्ट है वो हमने डिस्कस कर दिया। सिमिलरली जो हमारे पास कोर्सर सीमेंट हो, उसकी जो हाइड्रेशन है वो थोड़ा स्लो तरीके से होता है, जिसमें हम जो अगर हमने मास कंक्रीटिंग वगैरह करना हो वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली जो इनकी दूसरी करेक्टरिस्टिक है सीमेंट की, इसमें सेटिंग टाइम हो गया, वर्केबिलिटी होगी या कंपेटेबिलिटी विद एडमिक्सचर, अल्कली कंटेंट या जो अल्कली सिलिका रिएक्शन है, इनके ऊपर हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए। सिमिलरली जो इसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है, बेसिकली जो सीमेंट की कंपोजिशन के ऊपर इनका डिपेंड है, फाइनेंसेस है या जो क्यूरिंग है या अर्ली स्ट्रेंथ, जिसमें C3S है या जो लॉन्ग टर्म के लिए C2S है, इसके ऊपर बड़ा इम्पेक्ट है। सिमिलरली जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ऐसे समझ लो हाइड्रेशन है, कि जहाँ पे अगर हम हाई हीट जनरेटेड है जिसमें जिसका ऐसे समझ लो कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे जो C3S है वो ज़्यादा है। सिमिलरली जो C3A कंटेंट है वो बेसिकली थर्मल क्रैकिंग है, जिसमें अगर हमें लार्ज कंक्रीट सेक्शन है जिसमें मास कंक्रीटिंग वगैरह करना हो, जिसमें डीम सेक्शन हो, वहाँ पे इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आखिर में जो हमने ड्यूरेबिलिटी ऐसे समझ लो कि जो इनकी रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक है या जो केमिकल एक्सपोजर है, परमेबिलिटीज है, फ्रीजिंग एंड ताविंग एक्शन है। सिमिलरली अगर हमारे पास C3A कंटेंट है वो सल्फेट रेजिस्टेंट के खिलाफ इनका बड़ा रोल है। तो जो आखिर में ऐसे समझ लो कि जो प्रॉपर सिलेक्शन वगैरह सीमेंट के टाइप वगैरह हम कर लेते
1 से लेकर 5 तक। तो जो इसमें हम ऐसे समझ लो कुछ जो ज़हन में हम कुछ ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट क्या है, स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, ड्यूरेबिलिटी की है या ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह कंक्रीट के लिए हम करते हैं। तो अभी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें और इसके साथ साथ जो ऊपर आपको लिंक भी नज़र आ रहा है जिसमें हमारा जो पिछले लेक्चर वगैरह है, मेरी प्रपोजल है कि आप इसको कंटिन्यूटी के साथ इनको स्टडी कर लें ताकि एक स्टेप वाइज आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे।